गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं पार्ट 7 मेघ आए कविता। पिछले वीडियो में हमने कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम उनकी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ग्रामीण संस्कृति को चित्रित करती कविता मेघ आए का वाचन करेंगे। जैसा कि शीर्षक है मेघ आए, मेघ यानी बादल आए। आसमान में जब काले घने बादल छा जाते हैं तो उन्हें देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है, चाहे वह गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्रामीण संस्कृति और प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है। प्रकृति सौंदर्य की दो कविताएं हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत और केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का वाचन हमने किया, उनमें भी प्रकृति सौंदर्य को बताया। कवि ने भी जो है उसी परंपरा का निर्वाह यहाँ किया है। प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। बच्चों, आप सोच रहे हैं कि मानवीकरण होता क्या है? तो मानवीकरण का मतलब ये होता है कि हमारी जो प्रकृति है ये जड़ है और मानव जो है वो चेतन है। जब कभी अपने काव्य में इस जड़ प्रकृति पर चेतन का आरोप करता है, यानी प्रकृति को मानव की तरह अनुकरण करता हुआ बताता है, तो उसे हम मानवीकरण कहते हैं और साहित्यिक भाषा में इसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। यानी इस कविता में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता खड़ी बोली में है, सरल है, सहज है, लोक भाषा के अनुरूप है। हाँ, यहाँ आप एक इमेज देख रहे हैं। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, पेड़ हवा के वेग से झूम रहे हैं। ग्रामीण लोग जो है बारिश के इंतज़ार में खड़े हैं। आज वैसे भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, 2-3 दिनों से बारिश का मौसम हो रहा है। हम भी मेघों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और जब मेघ आएंगे, बरसेंगे, तो हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं मेघ आए कविता। पहले कविता परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। मनोहारी, मन को हर लेने वाला। यहाँ कवि ने मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए मेहमान से की है। गांव में कोई सज धज कर मेहमान आता है तो यहाँ बादलों को जो है कवि ने मेहमान बताया है जो सज धज कर आया है। जिस प्रकार गांव में मेहमान, मान लीजिए दामाद का जो है बड़ा आदर सत्कार होता है, बहुत इंतज़ार करते हैं। दामाद के आने का समाचार सुनकर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार गर्मी के बाद वर्षा ऋतु में मेघों को देखकर सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कवि ने यहाँ इसी ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का मानवीकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। तो कविता को आप इस प्रकार समझिए
कि वर्षा ऋतु में मेघों का आना और गांव में किसी मेहमान का आना एक समान है। मेहमान के आने पर गांव के जो लोग हैं उसका आदर सत्कार करते हैं। मेहमान को देखकर उनमें खुशी आ जाती है, हाल चाल पूछते हैं। वैसे ही मेघों को देखकर गांव में उत्साह छा गया है, उसी का कवि ने यहाँ जो है वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं। मेघ आए बन ठन के, क्या कहता है कवि? मेघ आए बन ठन के, बन ठन के सच संवर के, आगे आगे नाचती गयाती बयार चली। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बन ठन के संवर के। तो कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। बादल का मानवीकरण किया है कवि ने, और बादल को एक शहरी अतिथि के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा सज धज कर बन ठन कर ससुराल जाता है, उसी प्रकार बादल भी काफ़ी दिनों के बाद बन ठन कर सज संवर कर आए हैं। तो कवि कहता है कि गांव में मेघ बन ठन कर आए हैं, ये बादल रूपी मेहमान बन ठन कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का मतलब है यहाँ पर हवा, शीतल मंद जो हवा चलती है उसको हम बयार कहते हैं। यानी जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो मंद मंद हवा चलती है। उसी प्रकार से गांव में जब कोई शहरी मेहमान आता है तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो शोर मचाते हुए इसकी सूचना पूरे गांव में फैला देते हैं कि शहरी मेहमान आ गया है। यानी बच्चे बड़े उत्साहित हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। जब लोगों को सूचना मिली कि मेघ रूपी मेहमान आ चुके हैं तो उन्होंने दरवाजे खिड़कियां खोलकर देखा। हर गली में जो है दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। पाहुन जो आए हैं गांव में शहर के, लोग इस प्रकार देखने लगे। पाहुन, पाहुन का मतलब होता है यहाँ पर मेहमान। आपने राजस्थानी भाषा में सुना होगा पावड़ा शब्द होता है, तो यहाँ पाहुन का मतलब है मेहमान। तो बादल रूपी मेहमान गांव में बन ठन के सज संवर के आ गए हैं। कहने का मतलब है कवि का कि हम वर्षा ऋतु का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। 8 महीने के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो हम बड़ी बेसब्री से देखते हैं। आज भी देख रहे हैं, आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे कवि कहता है, पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पेड़ झूमने लगते हैं हवा के वेग से। आंधी चलती है, धूल उड़ती है, नदी जो उठलाती बलखाती हुई बह रही है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है, अतः उसकी गति मंद हो जाती है। कवि ने यहाँ किस प्रकार से मानवीकरण किया है कि पेड़ झुक झांकने लगे, यानी आसमान में बादल छाए तो लोग
जो हैं गांव के जो लोग हैं वो उस बादल रूपी मेहमान को गर्दन ऊंची करके देखने लगे। धूल भागी। धूल से यहाँ कवि ने जो मानवीकरण किया है, धूल का मतलब है कोई किशोरी जो खेल रही है और वह इस मेहमान को देख करके घाघरा, घाघरा एक वस्त्र है, स्त्रियां पहनती है, अधो वस्त्र है कमर के नीचे, तो वह उसे हल्का सा ऊपर उठा करके भागती है शर्म के मारे। और आपने देखा होगा जब आंधी चलती है, धूल उड़ती है, तो हम उससे बचने के लिए जो है घरों में भाग जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो धूल रूपी किशोरी है वह अपना घाघरा उठाए और जो है भाग गई है। बाकी चितमन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। और जो ये नदी रूपी नव यौवना है, आपने देखा होगा जब कोई मेहमान आता है तो गांव की जो औरतें हैं पानी पनघट से पानी भरकर लाती है और वो किसी मेहमान को देखती है तो चलते चलते रुक जाती है, थोड़ा सा घूंघट खिसकाती है और उसे देखने लगती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि बादल रूपी मेहमान के आने पर नदी ठहर गई है, जैसे वह भी जो है उन्हें देखना चाहती है, वो भी उनका इंतज़ार कर रही है। मेघ आए बन-ठन के संवर के, ये बादल रूपी जो मेहमान हैं बन-ठन के संवर के आए हैं। आगे बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का अर्थ है अभिवादन करना। आपने देखा होगा गांव में जब मेहमान आता है तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, वो मेहमान का अभिवादन करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि आकाश में बादल छा गए हैं और जो बूढ़ा पीपल है, यानी जो पीपल का पुराना पेड़ है, वह भी बादलों के स्वागत में झुक गया है। बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। और जब मेहमान घर पहुंचता है तो आपने देखा होगा जो उसका इंतज़ार कर रही है उसकी जीवन संगिनी लता। लता का यहाँ कवि ने मानवीकरण किया है, ये मेहमान की जीवन संगिनी है। लता जो इंतज़ार कर रही है, क्योंकि गर्मी के अभाव में आपने देखा होगा लता का मतलब होता है बेल, सूख जाती है और वह किसी पेड़ आदि का सहारा लेकर बढ़ती है। तो वो जो लता है बेचैन है, इंतज़ार कर रही है। जब मेहमान घर पहुंचता है तो वह किवार की ओट से उसे देखती है और कहती है बरस बाद सुधी लीनी, यानी काफ़ी दिनों के बाद आपको हमारी याद आई। कवि के कहने का भाव ये है कि जो लताएं हैं जो कुम्हला चुकी है, सूख चुकी है, वो भी जो है इंतज़ार कर रही है इस बादल रूपी मेहमान का। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। गांव में परंपरा है, मेहमान आता है तो उसके पैर धुलाए जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है कि हम मेहमान के पैर धुलाते हैं जल से। कवि के कहने का जो भाव ये है कि जो ताल तलैया हैं वो भी प्रसन्न हैं, हर्षित हैं, क्योंकि
वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, आकाश में काले घने बादल छा गए हैं। तो यहाँ जो तालाब है वो भी बड़ा खुश है इस बादल रूपी मेहमान को देखकर। आगे कवि कहता है, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। कवि के कहने का अर्थ है कि जो मेहमान की प्रेयसी है वह इंतज़ार कर रही है। उसको भ्रम था कि उसका प्रियतम जो है नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रियतम आया और उसका जो भ्रम है वो दूर हो गया। प्रिय का मिलन हुआ और खुशी के आंसू झलकने लगे। कवि ये कहना चाहता है कि आकाश में काले घने बादल छा गए हैं और बिजली चमक रही है। क्षितिज धरती और आकाश का जहाँ मिलन होता है, आपने देखा होगा आकाश में बिजली चमकती है। अटारिका यानी अट्टालिका, ऊंची ऊंची इमारतों पर जो है बिजली दमक रही है। और लोगों को जो भ्रम था कि बादल नहीं आएंगे, तो उनका ये जो भ्रम है वो दूर हो गया है। बादल आ चुके हैं और बारिश हो रही है। ये बारिश मिलन के आंसू हैं जो आंखों से झलक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कवि ने इस बादल रूपी मेहमान का वर्णन किया और विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से जो है कविता का चित्रण किया। तो आशा करता हूँ आपको मेघ आए कविता का भाव समझ में आया होगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, समझें और जो होमवर्क आपको दिया जाए उसे नियमित समय पर करते रहें, याद भी करते रहें। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगली कविता के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।